नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और स्टूडेंट्स की भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके और उन्हें फुल बेनिफिट मिले, है कि नहीं। और कोई डाउट आता है तो पता ही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके ना जी, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी मैथ्स क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शंस किए थे, जिसमें हम कौन से फंक्शंस कवर कर चुके हैं। रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन हमने कवर करा, मॉड्यूलस फंक्शन हमने कवर करा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमने कवर करा, आइडेंटिटी फंक्शन हमने कवर किया। ये 4 फंक्शंस हम कवर कर चुके थे एंड कांस्टेंट फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। मतलब ये 5 फंक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आज हम आगे चलेंगे और कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन समझेंगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ। ओके, हमारा नेक्स्ट फंक्शन का टाइप क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। इसमें x जो है, वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में दिया रहता है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में दिया रहता है, लेकिन एक में मॉड लगा होता है। मतलब या तो न्यूमरेटर में मॉड मिलेगा आपको या डिनोमिनेटर में मॉड मिलेगा आपको। मतलब मैम जैसे ये रहा डिनोमिनेटर में मॉड, 1 सेकेंड, या ये रहा न्यूमरेटर में मॉड, जैसे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। मतलब मैं क्या बोल रही हूं, या तो आपको न्यूमरेटर, बहुत सिंपल है, 1 सेकेंड बच्चा लोग, हाँ बहुत अच्छे से समझो। सिग्नम फंक्शन या तो आपको मॉड पॉजिटिविटी न्यूमरेटर में मिलेगी या तो आपको पॉजिटिविटी डिनोमिनेटर में मिलेगी, ठीक है। लेकिन फंक्शन किस टाइप का दिया रहता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें दोनों के दोनों ही एक्स रहते हैं। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही एक्स होते हैं, लेकिन जो मॉड है या तो मॉड न्यूमरेटर में मिलेगा या तो मॉड डिनोमिनेटर में मिलेगा। बस इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, ओके बच्चा लोग, चलो आ जाओ। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा, अगर x 0 है, अरे बाप रे, अगर x 0 है, x को 0 पुट करो, देखो क्या आ रहा है, 0/0 या 0/0, तो y भी क्या आ गया, 0, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर। देखो अगर x 0 से बड़ा है तो y हमेशा ही 1 आएगा। y क्या आएगा, 1। x 0 से बड़ा है मतलब 1 लिखो, 1 डिवाइड बाय 1 1, 2 डिवाइड बाय 2 1, 3 डिवाइड बाय 3 1, है कि नहीं। x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे y क्या आएगा, 1। 0 से बड़ा नंबर इज पॉजिटिव नंबर, तो अगर हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दे तो y क्या आएगा इस केस में, 1। 1 डिवाइड बाय 1 1, 2 डिवाइड बाय 2 2, ठीक है ठीक है। और अगर 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 0 इज 0। इतना समझ आया। अगर x नेगेटिव है, पॉजिटिव हमने कर लिया, इसे हटा देती हूं। अगर x नेगेटिव है, ध्यान से समझना, अगर x नेगेटिव नंबर है, अगर x नेगेटिव नंबर है तो y क्या आएगा, -1। 1 सेकेंड, ये रहा, देखो ध्यान से। अगर x नेगेटिव नंबर है मतलब x 0 से छोटा है, x 0 से अगर छोटा है, x क्या है जी, 0 से छोटा है, तो उस केस में y जी क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा जी, y नेगेटिव -1। कैसे मैम, मॉड है, नेगेटिव क्यों आएगा बेटा, बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और मॉड किसी एक जगह पे है, या तो मॉड न्यूमरेटर पे है या मॉड डिनोमिनेटर पे है। तो मॉड
पॉजिटिविटी सिर्फ एक चीज को पॉजिटिव कर पाएगी, दूसरी चीज को नहीं, क्योंकि वहां पे मॉड है ही नहीं। जैसे अगर x -1 है और मॉड न्यूमरेटर पे है तो -1 मॉड -1, तो ये वाला न्यूमरेटर तो जी हो जाएगा पॉजिटिव मतलब 1, लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर तो -1 ही रहा ना, तो 1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और अगर मॉड डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिफरेंट पेन आई यूज इट, अगर मान लो मॉड डिनोमिनेटर में है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है सबको? ओके, अगर मॉड डिनोमिनेटर में मतलब ऊपर -1, डिनोमिनेटर में -1 और मॉड, तो -1 अपॉन डिनोमिनेटर का -1 हो जाएगा पॉजिटिव, तो -1 डिवाइड बाय 1 इज -1। डिवाइड में अगर एक भी नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। और अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू रख दो नेगेटिव वाली, मतलब 0 से छोटी इज नेगेटिव, -2 रख दो, तो -2 डिवाइड बाय 2 -2, सॉरी -1, -3 डिवाइड बाय 3 -1। ठीक है, 1 तो आएगा जी, 1 तो आएगा विथ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते ना तब तो कट जाते, सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉड एक जगह लगा हुआ है, तो मॉड जो है किसी नेगेटिव को तो पॉजिटिव कर देगा, लेकिन दूसरी वैल्यू तो फिर भी नेगेटिव ही रहेगी ना। x की दो जगह x की वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है पर दो जगह आ रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। अगर मॉड न्यूमरेटर में लगा है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को मॉड ने पॉजिटिव कर दिया, पर डिनोमिनेटर तो नेगेटिव ही रहा। और अगर मॉड डिनोमिनेटर में लगा है तो डिनोमिनेटर की नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, लेकिन न्यूमरेटर तो नेगेटिव रहा। कोई एक वैल्यू के नेगेटिव रहने की वजह से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक वैल्यू नेगेटिव की वजह से y हो जाएगा नेगेटिव, पर कैसा? -1, मतलब x की वैल्यू 0 पे तो y 0 ही है। x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो y वुड गिव द नेगेटिव आंसर, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो y वुड गिव द पॉजिटिव आंसर, y वुड गिव 1। x की कोई भी वैल्यू y 1 आएगा, हाँ ना। x की 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू, तो मतलब ये पूरी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए y 1 आएगा, x की 0 वैल्यू के लिए y 0 आएगा, और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए y क्या आएगा? y नेगेटिव आएगा, y -1 आएगा। तो यहाँ y की 3 वैल्यूज हो गई। 3 वैल्यूज कैसे? जैसे मैंने जो यहाँ लिखी है, अगर मैं चार्ट में बताऊं, x 0 तो y भी 0, x 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव तो y 1 आ जाएगा, x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव तो y -1 आ जाएगा। बस x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है ना यहाँ पे, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन तो हुआ नहीं। y की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 0, -1 और 1, तो फिर कांस्टेंट फंक्शन कैसे हुआ? ये कांस्टेंट फंक्शन तो वो होता है जहाँ x कुछ भी रख दो, y सेम एक ही वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो y 1 आएगा, x 0 से छोटा है नेगेटिव है तो y -1 आ रहा है, और x 0 पे y 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसके ग्राफ में एक चीज देखो ध्यान से, देखो x1 पे तो y भी 1 आ रहा है ना, x1 पे y भी 1 आ रहा है, x2 पे भी y 1 आ रहा है, मतलब मान लो अगर यहाँ 1 है, ठीक है, ये तो 0 पॉइंट है, x1 पे भी y 1 है, x2 पे भी y 1 है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज पे तो पॉजिटिव है, और 0 से छोटी वैल्यूज पे x अगर नेगेटिव है तो y -1 है, यहाँ -1 है तो -1, इसलिए ये कांस्टेंट लाइन यहाँ पे तो बन पा रही है। लेकिन मैम यहाँ पॉइंट नहीं लगाया है, सर्कल लगाया है। क्यों? क्योंकि x 0 पे y 1 नहीं है, y भी 0 है। पर अब इसको लोकेट कैसे करें? देखो x की 1 पे y कितना है? 1, x2 पे y कितना है? 1, x की सिग्नम फंक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहता है और कोई भी एक में मॉड लगा होता है, चाहे न्यूमरेटर में मॉड चाहे डिनोमिनेटर में मॉड। एक बार देख लो कैसे, ये रहा, ठीक है, न्यूमरेटर में मॉड है या डिनोमिनेटर में मॉड है, ठीक है। तो x की अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब
0 से बड़ा है तो y 1 ही आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू रख दो, इसलिए हमने लाइन बना दी। और अगर x की नेगेटिव वैल्यू है तो y -1 ही रख दो, चाहे x की कोई भी वैल्यू आ जाए y -1 आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन x 0 पे y 0 है, 1 नहीं। लेकिन यहाँ प्लॉट करते टाइम पे अगर हमने यहाँ से शुरुआत की है तो आप ये बताना चाह रहे हो कि x 0 पे y 1 है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए हमने इसको बिल्कुल कवर सर्कल नहीं बनाया है, ओपन सर्कल बनाया है। ओपन सर्कल क्या इंडिकेट करेगा? ओपन सर्कल देखो ग्राफ पे क्या इंडिकेट करता है, ये मेरा ग्राफ है। अगर मैं किसी पॉइंट से स्टार्ट करूं तो मैं ऐसे बनाती हूं, मतलब ये क्या होता है? क्लोज्ड। लेकिन अगर मैंने अपने ग्राफ में ओपन करके फिर बनाया, मतलब मैं क्या इंडिकेट कर रही हूं? ये वाला पॉइंट कवर्ड नहीं है, मतलब x 0 पे y 0 नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पे y 1 है, इसलिए बाकी सारी वैल्यूज को तो ये कवर करेगा। लेकिन x 0 पे y 1 नहीं है, x 0 पे y 0 है। 0 डिवाइड बाय 0 तो 0 होता है ना, x 0 हो गया तो 0 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? 0। तो x 0 पे y 0 नहीं है, बिकॉज y 0 नहीं है उसके लिए हमने एक ओपन सर्कल बनाया। देखो बाजू, समझ आया? हमने ओपन सर्कल बनाया है, 0 पॉइंट पे हमने कवर्ड सर्कल नहीं बनाया, ऐसे ओपन बनाया है, इसको फिल नहीं किया। बाकी हर पॉइंट पे तो y 1 ही है। सिमिलरली 0 पॉइंट पे हमने कवर्ड सर्कल नहीं बनाया, बाकी x की कोई भी वैल्यू पे y -1 ही है। लेकिन 0 पे y -1 नहीं है, इसलिए हमने ओपन सर्कल बनाया। ग्राफ में ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ज्यादा मत, इतना मुझे समझाना था बिकॉज आपकी बुक में है, बाकी ग्राफ बहुत रेयर चांस है कि आपको आएगा, ठीक है बच्चा लोग? चलो अब हम आते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। मैम ये क्या है? बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या? इंटीजर मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर, यस, विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव इट कैन बी, बट जो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब, देखो मैंने इधर कैसे दिया है, y इक्वल्स टू x और x को इन क्लोज ब्रैकेट में लगाया है। मतलब x अगर यहाँ फ्रैक्शन में दिया है जैसे 1.99, तो इसका मतलब y इससे छोटा जो इंटीजर बनेगा वो होगा। x की कोई भी वैल्यू हो, उसमें उस वैल्यू से छोटा जो भी इंटीजर पॉसिबल है वो बनेगा, मतलब जो फ्रैक्शन नहीं हो। तो कंप्लीट नंबर तो इस केस में 1 ही है, तो 1 आएगा। मतलब मैम, मतलब ये ध्यान से देखो, अगर मैं x 1 लिखूं तब भी y 1, अगर मैं x 1.2 लिखूं तब भी y 1, अगर मैं x 1.3 लिखूं तब भी y 1, अगर मैं x 1.4 लिखूं तब भी y 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन का मतलब, क्योंकि मैंने x में ये क्लोज ब्रैकेट्स लगाए हैं, व्हाट डज दैट इंडिकेट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या? मतलब x की अगर कोई भी वैल्यू है, x की कोई भी वैल्यू पे y क्या होगा? उससे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। x अगर 1 आ रहा है तो फिर तो ये खुद में ही इंटीजर है, तो y भी 1 आएगा। लेकिन अगर x 1.2 है तो 1.2 से छोटा, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा पॉसिबल है? 1। 1.2 के नीचे सबसे पहला इंटीजर कौन सा आता है? 1। 0 तो उसके बाद आता है ना। 1.3 में सबसे छोटा इंटीजर जो 1.3 से छोटा हो लेकिन इंटीजर हो, वो कौन सा है? 1। 1.99 में सबसे छोटा इंटीजर क्या है? मतलब 1.99 से छोटी वैल्यू लेकिन जो इंटीजर हो, 1। लेकिन जैसे ही मैंने 2 लिख दिया तो 2 का आंसर तो 2 ही होगा, बिकॉज या तो उसके बराबर या उससे छोटा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि y या तो x के बराबर हो या y x से छोटा इंटीजर हो। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है? या तो y x के बराबर हो, मतलब अगर x इंटीजर है, आप लोग को विजिबल है? हाँ ठीक है। अगर x इंटीजर है तो y बिल्कुल सेम आएगा, वो ही इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है। लेकिन अगर x फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में 1.99, 1.22 इस तरीके से है, तो x से छोटा जो भी इंटीजर पॉसिबल है वो y होगा। मैं 2 लाइंस बोली, क्या बोली देखो, लिखती हूँ आप लोग के आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या बोल रही हूं?
अगर x एक इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे मुझे मतलब नहीं है, पर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। तो अगर x इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, तो y तो सेम हो जाएगा एज x, ठीक है। बट अगर x डेसिमल में आ रहा है 1.22, 1.33 इस तरीके से आ रहा है, तो y क्या होगा? y बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस टाइप का नाम है, तो y होगा x की वैल्यू से छोटा जो भी पहला इंटीजर हो। 1.99 से छोटा, ठीक है, 1.99 से छोटा, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होगा? 1। लेकिन अब 2 आ गया तो फिर तो 2, फिर से जाओ। अगर x इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, तो y बिल्कुल सेम होगा, तो y 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2.2 दिया है, 2.2, फिर से पढ़ो, अगर x डेसिमल में है 2.2, तो y क्या होगा? x की वैल्यू से छोटा, 2.2 से छोटा होना चाहिए। लेकिन जो भी पहला इंटीजर 2.2 से छोटा होना चाहिए, जो भी पहला इंटीजर 2.2 से छोटा कौन सा इंटीजर आता है? 2, जो सबसे पहले आए, सबसे पहला, ठीक है। अब मान लो अगर 3 है तो भाई 3 होगा, क्योंकि अगर x इंटीजर है तो y सेम एज x होगा। तो अगर x 3 है तो y क्या होगा? 3, ठीक है, ओके। लेकिन अगर x 3.99 है तो y क्या होगा? अगर y डेसिमल में है तो 3.99 से छोटा सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा? 3.99 से छोटा सबसे पास इंटीजर कौन सा होता है? 3। 3.99 वैल्यू से छोटा होता है, हाँ, और सबसे पहले 3 के पहले वही आता है 3। रिवर्स में चलो तो फिर 2 फिर 1 होते हैं ना इंटीजर, लेकिन 3.99 से छोटा इंटीजर जो सबसे पहले आता है वो कौन सा है? 3, ठीक है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके बच्चा लोग, आ जाओ, अब देख लेते हैं ना इसमें क्या लिखा है। इसमें तो सिंपल मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला इंटीजर, मतलब अगर x 1 होगा तो y 1 होगा, अगर x 1.2 होगा तो भी y 1 होगा, अगर x 1.99 होगा तब भी y 1 होगा, है कि नहीं? पर क्या अगर x 2 है तो y 1 होगा कि 2 होगा? अगर x इंटीजर है तो y इंटीजर आएगा, मतलब 2, y विल बी सेम एज x। तो मतलब अगर मैं 1 से 2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा कि 1 से लेकर 1.99 तक तो सभी 1 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं क्लोज्ड पॉइंट बना सकती हूँ। लेकिन 2 पे जाके ये चीज फेल हो रही है, क्योंकि अगर x 2 है तो y 2 हो जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ एक ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा। फिर अगर मैं पॉइंट की शुरुआत 2 से कर रही हूँ, मतलब अगर x 2 है तो y भी 2, तो यहाँ क्लोज बनाया, लेकिन 3 तक 2.99 तक तो y भी 2 ही आएगा। ध्यान से सुनो, ग्राफ को ढंग से समझो, ठीक है। 2.99 तक तो y क्या आएगा? 2, मतलब ये सही है। लेकिन जैसे ही 3 आ गया y 3 नहीं आएगा ना, जैसे ही 3 आ गया y 2 नहीं आएगा ना। मैं आपको ना ये अपने साथ ही बना के दिखाती हूँ, इधर आ जाओ। जैसे हमने ये समझा है ना, हम ग्राफ भी समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ 1 और यहाँ 2 या 3 प्लॉट करूं, ठीक है, ये x है, ये y है, ये y है, ये x है, ठीक है। विल टेक अ ब्लैक पेन। अगर x 1 है इंटीजर तो y भी 1, ठीक है, ये क्लोज है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो गया। x 1.3 है तब भी y 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, टक 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 लाइन बनेगी। x 1.99 है तब भी y 1 ही है, ठीक है, यहाँ तक तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब ये लाइन एंड कैसे हो? 1 से 2। अगर मैं ग्राफ के 2 जो पॉइंट्स हैं उसमें 1 1 का डिफरेंस रख रही हूँ तो मुझे 2 पे ही से खत्म करना पड़ेगा, लेकिन x 2 पे y 2 तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कवर सर्कल की जगह मैं एक ओपन सर्कल बनाती हूँ।
ओपन, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि x2 पे y1 नहीं है। ध्यान से, x2 पे y1 नहीं है, 2 है। अब अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं कोई पॉइंट x2, तो y क्या आएगा 2, ठीक है। तो मैंने क्लोज बनाया। अब 2.99 तक, तो अगर x 2.99 है तब भी y क्या आएगा 2, तो यहां तक तो ये सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मुझे पॉइंट को 3 तक एंड करना है ना। लेकिन x3 पे y2 नहीं होगा, x3 पे y2 नहीं होगा, राइट। तो अब ये पॉइंट कैसे एंड हो यहाँ पे, ये चीज तो ये इंडिकेट कर रही है कि x कुछ भी हो, y क्योंकि यहां होता है, ये y1, ये y2, ठीक है। आपने बोला x1 पे y1, मैंने बोला ठीक है। x 1.3 पे भी y1, ठीक है। x 1.9 पे भी y1, ठीक है, मैंने माना। लेकिन दूसरा पॉइंट जहां पे मुझे एंड करना है, x2 पे क्या y1 है, नहीं, इसलिए मैंने ओपन सर्कल बनाया। अब फिर मैंने स्टार्ट किया 2 से, 2 से स्टार्ट किया तो मुझे 3 तक एंड करना पड़ेगा। x2 पे y क्या होगा 2, ठीक है। x 2.99 तक भी y क्या होगा 2, लेकिन क्या x3 पे y2 है, नहीं, लेकिन पॉइंट तो 3 तक एंड करना पड़ेगा, इसीलिए, पर ये नहीं है, इसलिए ये ओपन सर्कल बना। जो उसमें पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि x3 पे y2 नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तो है x2 पे y2 है, इसलिए क्लोज किया, पर x3 पे y2 नहीं है, इसलिए ओपन बना, इसलिए ऐसा ओपन सर्कल बनता है। बस ग्राफ इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो जाओ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बस इतना बताता है जी कि अगर x इंटीजर है तो y डिट्टू सेम एज x होगा इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर x फ्रैक्शन में है तो y क्या होगा, उस वैल्यू से छोटा जो सबसे पहले इंटीजर आ रहा है, 1.99 से छोटा नंबर, ठीक है, लेकिन होना चाहिए इंटीजर जो सबसे पहले आए 1, ठीक है। 2.99 अगर x है तो y क्या होगा 2.99 से छोटा होना चाहिए वो, लेकिन वो होना इंटीजर चाहिए, तो 2.99 के सबसे पास हो, सबसे पास 2, ठीक है। अब जैसे 3.8 है, तो अब 3.8 है, 3.8 के सबसे पास हो, आप तो बोलोगे 4, नहीं ना, दूसरी कंडीशन भी तो है, 3.8 के सबसे पास वाला इंटीजर और उससे छोटा, तो 3.8 से छोटा और सबसे पास क्या है 3, तो y क्या होगा 3, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन y हर केस में होगा एक इंटीजर, एक कंप्लीट नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं। पर x ही अगर इंटीजर है तो y बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जब x ही इंटीजर है तो y तो हम यही बोल रहे हैं इंटीजर है, तो इट विल बी सेम एज x। बट इफ y इज इन, if x is not an integer, it is a fraction, it is a decimal। x अगर इंटीजर है तो y भी सेम होगा एज इंटीजर, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो y लेकिन इंटीजर होगा। कैसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो x की वैल्यू से छोटा है पर x के सबसे पास वाला इंटीजर है, ठीक है। जैसे 1.99, तो 1 जो है वो 1.99 से छोटा है और सबसे पास वाला इंटीजर, सबसे पहले वाला इंटीजर वही है, इसलिए 1। This is greatest integer function, okay? Any doubt you can comment or WhatsApp। लेकिन आई होप अब भी आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। हमारा लास्ट चीज बची है, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। बहुत इजी है ये तो, एल्जेब्रिक फंक्शन। ये क्या है देखो, मैंने आपको बताया रिलेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो जैसे रिलेशंस हो सकते हैं वैसे क्या फंक्शंस नहीं हो सकते। फंक्शन क्या है, रिलेशन ही तो है। तो कोई दो रिलेशन हो सकते हैं ना कि वो फंक्शंस हो, जो रिलेशन फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया वो क्या होगा, फंक्शन, ठीक है। तो मान लो दो फंक्शन दिए हैं, जैसे x दिया है 7x, ठीक है, ये एक, सॉरी y दिया है 7x। 1 सेकेंड, अभी 2 सेकेंड में आपको ये समझाती हूँ मैं। बस मेरी तरफ सबको ध्यान देना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू x प्लस 2। क्या ये एक फंक्शन है, मैं बोल रही हूँ ये फंक्शन है। रिलेशन तो है ये, मैं इसे फंक्शन भी बोल रही हूँ, मतलब मैं इसे yx
वाई एक्स एक्स प्लस 2 लिख सकती हूँ, बिकॉज वाई क्या है ये, वाई क्या है ये जी, वाई क्या है, इसका फंक्शन है एक्स का, इसलिए। ठीक है, अब एक और फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, हो सकता है, हो सकता है। इसको मैं क्या लिख रही हूं, ध्यान से सुनो, इसको मैं लिख रही हूं जी वाई, जी एक्स एक्स प्लस 3। मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी समझ आएगा ना बच्चा, अभी तो मैंने समझाया ही कहाँ है। ठीक है, एक सेकंड, पहले इस चीज को सुनो। क्या दो रिलेशन हो सकते हैं, मतलब वो रिलेशन फंक्शन भी हो सकता है, रिलेशन तो कितने भी पॉसिबल है मैंने बताया है, तो वो रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं। पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये एक फंक्शन है, तो मतलब y को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स। y को मैंने f की जगह में g से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये है पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब इस दूसरे फंक्शन को सेम ना लगे इसलिए मैं y की जगह लिख सकती हूँ g, लेकिन ये है तो किसका फंक्शन, x का ही, तो मैं लिखूंगी जी एक्स एक्स प्लस 3। इतना क्लियर, इतना क्लियर। मतलब ये दो फंक्शंस हैं, क्या दो फंक्शन ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, सबट्रैक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं, कैसे होंगे वही बता रहे हैं, बस इतना ही है। ध्यान से देखो, दो फंक्शंस को ऐड करना है, मतलब f प्लस जी एक्स, दोनों x के ही फंक्शन है, y का ही तो फंक्शन है x, राइट? x रखोगे तो y आएगा, है ना, तो इसलिए y इज अ फंक्शन ऑफ x। एक को मैंने f से रिप्रेजेंट किया, एक को g से, सिंपल। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे भी करूं, एक को f से किया, एक को g से, दोनों को ऐड करना है। कैसे करूंगी, एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को माइनस करना है, पहला फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन, मल्टीप्लाई करना है, पहला फंक्शन माइनस दूसरा, डिवाइड करना है, पहला मतलब दूसरा, सिंपल। यही तो किया है। जैसे इस केस में क्या हो गया, दो फंक्शंस को ऐड, पहला है x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3, इस तरीके से ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। दो फंक्शंस को अब क्या करना है, माइनस, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा -1। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिकली ये एल्जिब्रा है। एल्जिब्रा जैसे दो नंबर्स को ऐड करना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, दो नंबर्स को डिवाइड करना, दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करना, वैसे ही फंक्शन में एल्जिब्रिक फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शंस को ऐड करना, दो फंक्शंस को सबट्रैक्ट, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई या दो फंक्शंस को डिवाइड। ठीक है, दो फंक्शंस f और g, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का डिवाइड सबट्रैक्ट एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो फंक्शंस का एडिशन एफ एक्स प्लस जी एक्स। अभी फर्दर क्वेश्चन आएगा तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने फंक्शंस लिखे कैसे हैं, मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई। y इज इक्वल्स टू कुछ भी दिया रहता है, कुछ भी दिया हो सकता है, मान लो 2x दिया है, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है जो एक फंक्शन है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। अब ये जो फंक्शन है इसमें y क्या है, डिपेंडेंट है ऑन x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स अपॉन 2x। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू रखते रखते एफ एक्स आएगा, मतलब y आएगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, मतलब y आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन f की जगह मैं g भी लिख सकती हूँ। अगर अब मैं कोई दूसरा फंक्शन लिखूं, f इज इक्वल्स टू 3x, ये कोई दूसरा फंक्शन है, अब मुझे इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाऊंगी। अगर मुझे दो फंक्शंस को ऐड करना है, मैं दोनों को एफ एक्स लिख दूं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, इसलिए मैं क्या लिख दूंगी, gx। पर ये रिप्रेजेंट सेम चीज कर रहा है, क्या कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, तो मतलब जो जो मैं x पुट करूंगी उससे आ जाएगा y। ठीक है, पर ये रिप्रेजेंट कैसे करता है, देखो ध्यान से, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, अगर x 1 दिया है तो मैं क्या लिखूंगी, f1, मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना आ रहा है, 2। ठीक है, बिकॉज मैंने y की जगह पे ही इसे लिखा है, ये y है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब x की जो जो वैल्यू रखूंगी उस पर y कैलकुलेट होगा। ठीक है, और वो फंक्शन कैसा है, 2x, अगर x 1 रख रही हूं तो y आ जाएगा 2,
x2 रख रही हूं तो y आ जाएगा 4। ठीक है, ओके। तो फंक्शन को ही मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूं। एक सेकेंड, डन। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, वैसे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है, व्हाट हमारा डोमेन रेंज का कंसेप्ट, फंक्शन का कंसेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉलिनोमियल फंक्शन कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन एक रीडिंग जरूर मार लेना कि हो सकता है आपको मतलब एमसीक्यू में पूछ लें, ठीक है, या एक छोटा सा उसका क्वेश्चन बना के दे दें। तो और हमने डिटेल में सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को काफी डिटेल में समझा है, तो उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके ग्राफ भी हमने डिटेल में समझे जो आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और हम y की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं, ये फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं बच्चा लोग। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा और सम्स करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज देखना आप कितनी सिंपल है। आप कहोगे मैम इतना सब कुछ क्यों कराया, एक्सरसाइज तो कितनी सिंपल दी है। ऐसी ही एक्सरसाइज, पर मेरे को तो सब कुछ समझाना है ना आपको, एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना कौन सा क्वेश्चन बन जाए मुझे क्या पता है कि नहीं। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं आपको कंप्लीट ज्ञान देके ही जाऊंगी ना। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो आ जाओ। इसकी एक्सरसाइज 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, है इतनी इजी। एक्सरसाइज 2.3 फट 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 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये तो आप मुझे बताओगे। फंक्शन मतलब क्या, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे रिलेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक वैल्यू के साथ ही पेयर बना पा रहा है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही बार आ रहा है। यही बताया था मैंने, फंक्शन मतलब क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पेयर बना पा रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल रिपीट हो सकते हैं बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उस रिलेशन वाले सेट में विजिबल है, उस रिलेशन वाले सेट में 2 बार नहीं आ सकता। यही बताया था मैंने आपको, है कि नहीं, है कि नहीं। हर प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज बन पाएगी, है कि नहीं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पेयर में सिर्फ एक ही बार आएगा, पूरे सेट में बार बार किसी और के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। स्पेशल रिश्ता है ये। ठीक है, बस इसको ध्यान में रख के बताना है। अब देखो ये वाला पेयर, देखो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या एक भी बार रिपीट हो रहे हैं किसी भी पेयर में। इस पेयर में 2, इस पेयर में 5, इस पेयर में 8, इस पेयर में 11, इस पेयर में 14, बस इस चीज से चेक होगा। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पूरे सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, वही फंक्शन होता है। मतलब ये फंक्शन है। क्या इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है, नहीं रिपीट हो रहा, ये भी फंक्शन है। थर्ड सेट देखो, थर्ड सेट में रिपीट हो गया ना 1, इस पेयर में भी आ रहा है, इस पेयर में भी आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक ही वैल्यू के साथ पेयर बना पाया, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरी वैल्यू के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। स्पेशल रिश्ता है, फिर एक के साथ ही पेयर बनाएगा। पर इसने 1 ने तो 3 के साथ भी पेयर बना लिया और 5 के साथ भी, दगाबाज। तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये रिलेटेड सेट फंक्शन नहीं है। पहले वाले दोनों थे सिंपल। अब आ जाओ आगे। सेकंड क्वेश्चन हम थोड़ी देर से करते हैं। पहले इजी है लेकिन बाकी के और भी इजी हैं इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से करें। A function f is defined by fx is equals to 2x minus 5। मतलब क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, fx is equals to 2x minus 5। इसका मतलब क्या है, y is equals to 2x minus 5, क्योंकि y को ही हम लिख सकते हैं fx,
x की वैल्यू जो पुट करेंगे उससे y आ जाएगा, मतलब x1 पर y कितना है, x1 पर y कितना है, इस तरीके से। पर इन्होंने x की वैल्यू दी है, क्या दिया है, f0, मतलब x0 है, f ब्रैकेट में 0 का मतलब ये जो x है वो 0 है। अगर x 0 लेंगे तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, खुद ही बताओ। आप लोग खुद ही बताओ ना। 0 मतलब मैं क्या लूंगी, y0, क्या लूंगी, ये x की जगह 0, 2 इंटू 0 -5, 0 -5 दैट इज -5, तो y क्या आ गया, -5, मतलब ये फंक्शन क्या आ गया, -5। समझ आया, f0 दिया है मतलब x की जगह पे दिया है 0, मतलब x है 0, दैट इज फंक्शन 0, x की जगह पे 0 पुट कर दो, क्या आ गया, -5। ये वैल्यू है y की या f0 की, मतलब फंक्शन की, y मतलब x ही है बेटा, y की जगह पे मैंने fx लिखा है, सेम है बिल्कुल, अभी अभी समझाया, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग ओरली करेंगे फटफट। 7 रखो, मतलब x की जगह पे 7 पुट करो, 7 टू 14, 14 -5 क्या होता है, बताना जरा, 14 -5 10, 9, ठीक है 9 आ गया। अब x की जगह पे -3 रखो, -3 दिखा है ना, fx, तो इधर -3 दिया है, मतलब x की वैल्यू दी है -3, -3 रखो मतलब -6 -5 क्या आ जाएगा, -11, तो y आ गया -11, दैट इज f -3 क्या आ गया, -11। x की वैल्यू -3 पे फंक्शन क्या निकाल के दे रहा है, -11, ये y निकाल के दे रहा है। इस तरीके से हम बोलते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। चलो नाउ वी मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड बचा है मुझे पता है। चलो 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 चलो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बड़ा सिंपल है। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। तुमको इससे क्या मतलब, तुम्हें फंक्शन दिया है, एफ की जगह टी लिख दिया है बस, है तो ये फंक्शन टी सी 9c/5 + 32, है तो ये रिलेशन, है कि नहीं। तुम्हें क्या मतलब, कुछ भी वैल्यू दियो, एफ की जगह टी दिया है बस। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, t0 मतलब c की जगह पे इन्होंने x y की जगह पता है क्या यूज किया है, x की जगह यूज किया है c, ठीक है। और हम जहां एफ एक्स लिखते थे वहां इन्होंने टी सी यूज किया। जब इन्होंने x की जगह पे c वर्ड यूज किया है तो एफ एक्स की जगह पे ये एफ सी यूज करेंगे, पर f को हटा के इन्होंने, देखो ना, आपको मुझे पूरा बताना पड़ेगा वरना बच्चे मैथ्स में कंफ्यूज ही होते रहते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, x की जगह पे c अल्फाबेट यूज किया है, कर लो। अब x की जगह मैं एफ एक्स लिखती हूँ y की जगह पे, तो अब मैंने c यूज किया है तो मैं y c लिखूंगी, है कि नहीं। पर इन्होंने बोला कि ये मुझे f भी नहीं चाहिए, मुझे t चाहिए, तो इन्होंने टी सी लिया, ठीक है। मैं y की जगह पे फंक्शंस को कैसे लिखती हूँ, एफ एक्स से। x की जगह पे इन्होंने कौन सा अल्फाबेट किया है, c यूज किया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एफ सी, पर इन्होंने f भी अल्फाबेट यूज नहीं किया, इन्होंने यूज किया है टी सी। क्वेश्चन समझा रही हूँ अभी, एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको सब समझा हुआ होगा ना, ठीक है ना। क्वेश्चन समझा रही हूँ, कई बच्चे बोले मैम ये टीसी क्या है, आपने तो एफ एक्स समझाया था, सेम है मतलब इसका, ठीक है, अल्फाबेट्स ही तो हैं। अब इसमें आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं एक दो करके दिखा दे रही हूँ। जैसे मैं सेकंड करके दिखाती हूँ, T28 मतलब T28 मतलब मुझे C की जगह पे 28 लिखना है। अगर मैं C की जगह पे 28 लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा C की जगह पे 28, मतलब 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 252 डिवाइड बाय 5, 50.4 प्लस 32, 82.4, दिस इज द आंसर। मतलब T28 पे वैल्यू क्या आएगी, 82.4। C की जगह पे मैंने 28 लिख दिया,
तो 28 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32 82.4। क्लियर? तो ये वाला दोनों ही ऐसे हो जाएंगे। सी की जगह पे -10 रखना, सी की जगह पे 0 रखना, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम करते हैं। ये वाला देख लो एक बार सब लोग। ठीक है, देख लिया सबने? ओके, अब देखो फोर्थ वाला क्या है, टी सी इक्वल्स टू 212। यहाँ सी की वैल्यू नहीं दी है, पूरे फंक्शन का आंसर दे दिया। पता नहीं सी कितना है जिस पर वैल्यू 212 आ रही है। इसे हटा दो बेटा। ठीक है, फोर्थ पार्ट थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट क्या है, टी सी इक्वल्स टू 212। कौन सी ऐसी वैल्यू है सी की जिस पे अगर मैं ये पूरे रिलेशन को सॉल्व करूं तो आंसर 212 आए? सी की वैल्यू नहीं दी है, पूरे टी सी की वैल्यू दी है, मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू 212 दी है कि नहीं? अब इसे कैसे सॉल्व करूंगी, ध्यान से देखना, हाल समझ में आएगा। ओके, मैं लिखूंगी, मुझे तो नहीं पता 212, मुझे सी की वैल्यू नहीं पता, मैं 9c प्लस 5 प्लस 32 लिख दी। प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9c डिवाइड बाय 5। अब 212 माइनस 32 कितना होता है? अरे बाप रे, 180। 180 इज इक्वल्स टू 9c डिवाइड बाय 5। यहाँ हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, 180 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 9c। तो ये 9 चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, मतलब ये हो जाएगा 180 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू c। लो आ गया 100, मतलब c 100 रखने पर आंसर 212 आएगा। चेक भी कर लेते हैं, 900 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 180 प्लस 32 212। मैम 900 कैसे बाबा, c को 100 रखा ना, 9 इंटू 100, 900 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, आंसर इज 212। तो फंक्शन का पूरा आंसर दिया है 212, मुझे निकालना है c। वैल्यू क्या है, मैंने कैसे निकाला? सिंपल, इधर माइनस चला गया, 180 आ गया इज इक्वल टू 9c बाय 5। फिर मैंने क्या किया, 180 इंटू 5 या 9 डिवाइड में, इसको सॉल्व करने पे c की वैल्यू 100 आ गई। एक सेकेंड, सबके लिए विजिबल हो रहा है ये? ध्यान से देख लो, एक बार बता दू फिर से। मैंने क्या किया, 212 इक्वल टू 9c बाय 5 डिवाइड प्लस 32, इधर माइनस में चला गया, फिर क्या हो गया 180 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, c इक्वल्स टू 100। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। इसने सीधा फंक्शन की वैल्यू दे दी है कि फंक्शन का फाइनल आंसर क्या है, c की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, सीधा फंक्शन का आंसर दिया जो हम सॉल्व करके निकालते हैं। मतलब इधर c 100 पे आंसर 212 है, लेकिन हमें सीधा आंसर दिया है, हमें नहीं पता c कितना है, हमें ऐसे करके सॉल्व करके निकालना है, बहुत सिंपल। ठीक है, ओके जी। ओके, अब हमारा बचा है फिफ्थ क्वेश्चन, और सेकंड भी बचा है हमारा, है ना? इजी है ना? फंक्शंस के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब जितना ज्ञान दिया हुआ है ना, क्वेश्चन उतना टफ नहीं। हाँ, मिसलेनियस में थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन ये है, हमें क्या निकालनी है? रेंज। रेंज निकालनी है। पहले थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स है एक रियल नंबर। वाह, एक्स सबको विजिबल है बच्चा लोग? हाँ भाई, जब x एक रियल नंबर है, मतलब डोमेन जो है वो रियल नंबर है, और क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब x की वैल्यू जो भी लिखेगी दैट इज एफ एक्स, सेम टू सेम। तो x कुछ भी लिख लो दैट इज एफ एक्स, दैट इज y। एफ एक्स होता क्या है, y, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है, मतलब y इक्वल्स टू एक्स, तो जो भी x लिखोगे दैट इज y। x1 तो y1, x2 तो y2, सेम तो है, तो मतलब जहां, और y मतलब रेंज, तो जहां x रियल नंबर है y भी तो रियल नंबर ही आ जाएगा, सेम टू सेम। आइडेंटिटी फंक्शन है ये। ठीक है, सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और क्या है, x रियल नंबर है। ठीक है, अब इधर ध्यान से मेरी बात सुनना,
एक्स रियल नंबर है, मतलब डोमेन रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करने जाएंगे, मतलब y को सॉल्व करने जाएंगे, y इसलिए बोल रही हूँ उससे समझना इजी हो जाता है, ठीक है। फंक्शन मतलब ये y है, y की जगह ही तो fx लिखती हूँ मैं, है कि नहीं, है ना। y मतलब रेंज, तो अगर रियल नंबर में पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी, जब मैं इस फंक्शन को सॉल्व करने जाऊंगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है कि नहीं। अगर -1 भी होगा तो -1 का स्क्वायर 1, -2 भी होगा तो -2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब इसमें सबसे छोटी वैल्यू, अगर मैं ये +2 को तुम्हारे सामने से हटा दे रही हूं, नहीं दिख रहा तुम लोग को, ठीक है, +2 को यहां हटा दिया मैंने। अगर मैंने हटा दिया इसको तो आप लोग को क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। अगर यहाँ 2 नहीं होता, ये 2 होता ही नहीं, तो मतलब ये क्या देता? हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो मतलब रेंज जो होती वो क्या होती? 0 या 0 से बड़ी। इतनी ही होती, इतनी ही होती। देखो मेरी बात सुनना, क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता, मतलब आर पॉजिटिव आता हमेशा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना भाई, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, तो रियल नंबर तो आएगा रेंज, मतलब y जो है वो रियल नंबर आएगा लेकिन पॉजिटिव। तो मैं लिख दूंगी यार पॉजिटिव, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें +2 भी है। मैम +2 से क्या मतलब होता है? +2 से ये मतलब होता है +2 का ये फर्क पड़ता है कि अगर मैं सबसे छोटा नंबर रखूं 0 तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी y2 तो आएगा ही आएगा कम से कम 2। अब कोई भी नंबर इसके आगे आ जाए वो 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये x तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर है। तो अब अगर x 0 भी हो जाए, ये पूरी चीज 0 भी हो जाए, तब भी 2 तो आंसर आएगा ही आएगा, मतलब रेंज 2 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। नंबर की शुरुआत 2 से तो होगी ही होगी। x 0 भी हो जाए तब भी 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद बड़े नंबर ही आएंगे, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर 2 में ऐड होगा तो 2 से बड़ा आंसर ही आएगा ना, इसलिए रेंज कैसी होगी? क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, 2 से इंफिनिटी या ओपन ब्रैकेट, ये होगी रेंज। हम ये कैसे? देखो, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा नंबर आएगा, 2 इंक्लूडेड है इसलिए मैंने लगाया क्लोज ब्रैकेट। 2 से बड़ा कोई भी नंबर इंफिनिटी तक, इंफिनिटी थोड़ी ना रेंज आ सकती है, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा, मतलब 2 या उससे कोई भी बड़ा नंबर इंक्लूडेड है, मतलब 2 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, और ये है रेंज y, ठीक है। 2 कैसे निकाला मैंने? x को 0 भी कर दिया, मतलब ये हटा भी दिया, तब भी 2 तो आंसर आएगा, और उसके बाद x हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा बिकॉज x स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 इंटू -1 क्या होता है? 1। दिख रहा है सबको, है कि नहीं? इसीलिए x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, सबसे छोटा 0 दे देगा वो, तो 0 + 2 2, तो 2 तो मिनिमम रेंज या y आएगा ही आएगा। x की कुछ भी वैल्यू रखो, अगर 0 आ गई तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 से कम नहीं आ सकता, है कि नहीं? अब 0 से कोई भी नंबर रख लो, -1 -2 कोई भी नंबर लिख लो, हमेशा x पॉजिटिव देगा, तो 2 में प्लस करके कोई भी नंबर आया तो 2 से बड़ा नंबर ही आएगा ना, तो 2 से लेकर प्लस साइड तक इंफिनिटी तक, इसलिए मैंने 2 इंक्लूड है इसलिए 2 पे मैंने लगाया है क्लोज ब्रैकेट, लेकिन इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है इसलिए उस पर मैंने लगाया है ओपन ब्रैकेट। ध्यान से देखो, ये रहा क्लोज और ओपन, रेंज आ गई है, ठीक है बच्चा। अब फर्स्ट बचा हुआ है ना, चलो चलो चलो। अब क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या दिया है भाई? 2 - 3x, जहां पे x है पॉजिटिव,
ओहो 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 ओहो, देखो सामने मेरे ध्यान से देखो, डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मतलब सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि क्या दिया हुआ है, एक्स कोई भी नंबर है जो 0 से बड़ा है, एक्स कोई भी ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है, ठीक है। ओके मैम, तो डोमेन क्या हो गई, आर पॉजिटिव। अब हमें निकालनी है रेंज। 0 से बड़ा मतलब 0 नहीं है, 0 पुट करके देखो जरा, 0 अगर हम पुट करेंगे तो 2, ये तो -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2 - 0 2, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। लेकिन इसमें बोला गया है 0 नहीं है, 0 से बड़ा है एक्स। अगर 0 से बड़ा है, एक्स 0 रखने पे आ रहा है 2, उसके बाद आप x की 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, वो आएगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि -3 है। 1 रख दो, -3 आ गया। 2 रख दो, 2 रख दो, -6 आ गया। मैं -2 रख दो, देखो वो x मैंने क्या बोल रही हूँ, 0 से बड़ा है, -2 0 से बड़ा होता है, तो ये तो नहीं आ सकता। मतलब x के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। x जब सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे तो मतलब ये नेगेटिविटी -3x बढ़ता ही जाएगा। क्यों, ध्यान से देखो, -3x दिया है। अब x जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि -3 है। और ये -3 2 से, तो 2 छोटा है ना, अगर मैं 2 - 3 प्लस माइनस करती हूं तो अगर बड़ा साइन जिस नंबर पे होता है वो साइन आता है कि नहीं, -3 मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उस पर माइनस का साइन है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, x दिया है 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे उस पे नेगेटिव बढ़ता जाएगा। अगर x मैंने 0 रखा, तो y क्या आ रहा है, 2, ये आ रहा था आप लोग के सामने 2, मतलब 0 तो हो नहीं सकता, मतलब y2 नहीं हो सकता। y2 से सारे छोटे नंबर ही आएंगे। क्यों, क्योंकि आंसर में क्या आएगा, 2 माइनस एनीथिंग, 2 माइनस एनीथिंग, तो 2 से कम नंबर ही आएगा। और x बड़ा है मतलब ये नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे x बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, वैसे वैसे y घटेगा, क्योंकि -3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x कुछ भी, जितना बड़ा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा जो 2 को कम करेगा। तो मतलब रेंज क्या हो जाएगी, सिंपल, रेंज हो जाएगी -∞ से लेकर 2, 2 से सारे के सारे छोटे नंबर जितने पॉसिबल है वो आंसर में आएगा y, लेकिन 2 नहीं, क्योंकि x 0 नहीं है, x 0 से बड़ा है। x को 0 रखने पर y 2 आ रहा है, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्लोज नहीं। और -∞ कोई नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाया। इसके बीच में आने वाले सारे नंबर रेंज होंगे। 2 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, जिसकी वजह से -3x उतना ही बढ़ता जाएगा। माइनस बढ़ता जा रहा है तो वो 2 से छोटा नंबर ही आएगा, क्योंकि x को 0 रखने पे जब y2 आ रहा है तो बाबा 0 से बड़ा नंबर रखोगे तो 2 से छोटा ही आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइड ज्यादा है, -3x दिया हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव ज्यादा है, तो नेगेटिव से शुरुआत होगी और ज्यादा से ज्यादा 2 से छोटा नंबर आ सकता है, 2 तो नहीं आ सकता। इसलिए इंफिनिटी से 2 के बीच में सारे नंबर रेंज के अंदर कवर्ड है। y का आंसर कहां से आएगा, -∞ से 2, जो डोमेन है वो है आर पॉजिटिव, तो रेंज क्या है, -∞ से 2 लेकर, लेकिन ना -∞ इंक्लूडेड है उसमें ना 2, इसलिए दोनों साइड मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है। सिंपल, कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और साथ ही हम अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, आपको कोई भी डाउट आता है बच्चा लोग, आप मुझे बिल्कुल फ्रीली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है बच्चा लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।